नमस्कार। अहमद मुश्ताक का एक शेर है, फरमाते एक लम्हे में बिखर जाता है ताना बाना और फिर उम्र गुजर जाती है यकजाई में। यानी कि ज़िंदगी की जैसे हम बात करते हैं, इसमें कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि तमाम किया करा सब बेतरतीब हो जाता है। हमें लगता ही नहीं कि हमने कुछ किया था, लगता है कि जहाँ से हमने शुरू किया वो तो ख़त्म हो गया और अब फिर से नई शुरुआत कैसे करेंगे। ये पशोपेश अक्सर लोगों की ज़िंदगियों में आती है। लेकिन आज मैं एक जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूँ, वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जो भी ज़िंदगी बिखर जाती है और उसमें परेशानी आती है, तो ये आओ करते हैं एक देवदूत की तरह हैं और आपका साथ देते हैं उन मुश्किलों से निकलने में और अपनी बेतरतीब ज़िंदगी को फिर से करीने से सजाने में। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल हीलर के तौर पर खुद को बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इससे कहीं ज़्यादा है ये, क्योंकि तमाम विधाओं के साथ-साथ में बतौर इंसान भी बहुत अच्छे हैं और जो गुण हैं वो आज हम इन्हीं के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग डब्ल्यूएसपी अवार्ड्स के जो एक विशेष सत्र हमने रखा है, इसमें एक मिलने वाले ऐसे ही खास शख्सियत से हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको आज के मेहमान से। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सी विनय प्रसाद साहब। और दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा विनय जी तत्वम ईएसआई इंटरनेशनल जो इंटीग्रेटेड हीलिंग वेंचर है, उसके फाउंडर हैं और साथ ही साथ में एक खास बात जिसमें सीई भी हैं। ये तो ये पेशे से बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूर हूँ, लेकिन अगर पैशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल हीलर हैं। इनकी कोशिश ये है कि लोगों की ज़िंदगी को बदल दूँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, और यहाँ तक जब ज़िंदगी का छोर जिन्हें नज़र आ रहा हो, यानी कि सुसाइडल थॉट्स हम लोग जो बात करते हैं, वहाँ तक जो लोग पहुँच जाते हैं, उनको भी ये वापस मोड़ कर ले आ जाते हैं। और चाहे हम रिश्तों की बात करें, जो डिवोर्स तक पहुँच गए, उनको भी इन्होंने ठीक कर दिया है। बिज़नेस ग्रोथ की बात करूँ, जब लगा कि सब रुक गया, तब भी ये ठीक करने पहुँच गए। इसी तरह तमाम तरीके हैं, जबकि आप अपने आप को स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं, तब भी आपको ये खड़े नज़र आते हैं, आपको पुनः उसी प्रकृति से जोड़ने के लिए। अगर कुछ मॉडलिटीज़ की बात करूँ, तो ये साउंड फ्रीक्वेंसी हीलर हैं, एक्सेस कॉन्शसनेस बार्स फैसिलिटेटर हैं, साथ में न्यू कोड एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं, पिरामिड एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं और क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। पिछले अगर ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, डिपार्टमेंटल हेड इन द रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक, 18 साल से ज़्यादा हो गए इनके, और जो कि वहाँ के इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट को देख रहे हैं। ये करीब हज़ारों की तादाद में जो है 10,000 से भी ज़्यादा जो लोगों को है अलग-अलग सत्रों के ज़रिए एनजीओ के साथ जो अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ के उन लोगों को मसाफ़त के लिए आगे लेकर आ चुके हैं। विनय जी, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सुनील जी एंड एंटायर क्रेडिटिविटी टीम। धन्यवाद। कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपको वर्ष 2024 के वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन पीस अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया और आपको पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। कैसा लग रहा है पुरस्कार पाकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो किसी पुरस्कार के लिए कार्य चालू नहीं किया था, लेकिन जो लोगों के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, जो लोगों के वो जो अपने अनुभव बता रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जब अप्रिसिएशन आता है तो लगता है हाँ, जो कोशिश थी वो कामयाबी की तरफ जा रही है। धन्यवाद। विनय जी, जब मैं आपके बारे में देखता हूँ तो बहुत डाइवर्सिफाइड लगते हैं। आप एक तरफ सीए भी हैं, आप एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशनल हीलर के तौर पर भी काम करते हैं, साउंड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रेकी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इतनी सारी विधाओं में संतुलन कैसे साधते हैं? तो मुझे लगता है कि हम शुरू करते हैं आपकी विरासत से, आपकी पेरेंटिंग से। थोड़ा सा बचपन के बारे में, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में बात हो जाए, फिर हम आगे बात करें। जी, मेरा बर्थ 1 दिसंबर 1978 को हुआ है और मैं मुंबई से ही हूँ। जन्म मुंबई में ही हुआ है। और मेरे जो माता पिता है, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इस तरह के माता पिता मिले हैं। पिताजी का ज़्यादा साथ नहीं मिल पाया मुझे। 84 में उनका किसी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी और कुछ 5.5 साल ही मुझे उनकी छत्रछाया में रह पाया मैं। लेकिन जो मेरी माता जी है, मेरी माँ है, उनका वो मेरी गुरु भी है, मेंटर भी है। और मैं सच में जो इस वक्त उन्होंने जो मुझे जो सिखाया, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि तुझे जो भी करना है तुझे ही करना है। तो मैं बहुत ही लाइक फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट
मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस तरह के माता पिता मिले हैं। पिताजी शायद साथ नहीं मिला, लेकिन वो आर्टिस्ट थे। और आप अगर देख सकते हो कि मेरे जितने भी आर्ट है, मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि उनके ही डीएनए के कुछ गुण मुझ में आ चुके हैं, कि बिना कुछ सीखे वगैरह मैं काफी अच्छा पेंटिंग ड्राइंग काफी कुछ कर सक रहा था बचपन से। तो मैं ये देख रहा था, आप एक तरफ सीए भी हैं जो कि बिल्कुल कैलकुलेटिव काम है, एक तरफ आप आर्टिस्ट भी हो जाते हैं पेंटिंग में करें, दूसरी तरफ आप हिलर भी हो जाते हैं, फिर कभी साउंड से जुड़ते हैं, कभी रेकी से जुड़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि कितनी विधाओं में आपने अपने आप को साधा होगा। जब आप शुरू में आपने शुरुआत अपनी जीवनी किस तरह से की, पहले सीए बने या फिर एनर्जी हिलर बने या फिर कुछ और रहा, कैसे रहा? मैं बड़ा उत्सुक हूँ जानने की। जब मैं स्कूल में था तभी मैं मेडिटेशन और पेंटिंग करता था, और इतने गहराई में जाके कुछ ऐसी चीजें होने लगी थी, कहीं ना कहीं पे मन में बार बार ये आ रहा था कि मैं भाग्यशाली हूँ और लोगों के भाग्य को बदल सकता हूँ या उन्हें मदद कर सकता हूँ। ये पता नहीं कहाँ पे आपको जो मैंने सर्कमस्टेंसेस बताए, हालांकि उस सर्कमस्टेंसेस में ये विचार आना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन शुरू से ये आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था। और मेडिटेशन में कर रहा था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि मैंने देखा कि जो इंसिडेंट इतने बचपन में हुआ था मेरे साथ, तो इंसान की लाइफ अगर 100 साल है तो उसके साथ पास 36,500 डेज है। तो वो क्यूरियोसिटी की थी, लाइफ है क्या, हम इधर अगर आते हैं, तो वो क्वेस्ट थी। और उसके जरिए मैंने मेडिटेशन शुरू किया, मैंने रेकी शुरू किया, और ये सब करते हुए इट वॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जस्ट टू नो कि ये सच होता है क्या, और अगर सच है तो वो किस हद तक सच है। और इस क्वेस्ट में, इसके पीछे मैंने अलग अलग चीजों को रीड करना चालू किया, इम्प्लीमेंट करना चालू किया। सबसे पहले मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना, जिन्होंने इंडिया में रेकी लेके आए हैं, डॉक्टर पोला हॉरन, कैलिफोर्निया से, उनके पास से मैंने रेकी सीखा। रेकी अभ्यास धाम के प्रेसिडेंट है, काफी समय उसमें मैंने दिया। और उसके बाद मैंने बोला कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है, और ऐसी कौन सी मॉडलिटीज हो सकती है। फिर मैंने साउंड पे मेरा रिसर्च शुरू किया, और वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आज भी मैं साउंड हीलिंग पे रिसर्च कर रहा हूँ, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग चीजें हैं, मॉडलिटी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनका जो एक धागा है वो जुड़ा हुआ है इंसान के माइंड से और इंसान के बॉडी से। तो ये मॉडलिटीज कहीं ना कहीं पे 360 डिग्री अगर मैं कनेक्ट करूं, तो इंसान को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। वो ऐसे कुछ सूत्र है जो मेरे सेशंस में मैं लोगों को बताता हूँ, जो यूनिवर्सल है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हो, फीमेल हो, आप छोटे बच्चे हो या सीनियर सिटीजन हो, लेकिन अगर वो चीजें हम लोग फॉलो करें, और वो घूम फिर के आता है एनहांसिंग योर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। तो मेरी कोशिश वही रहती है, मैं कैसे खुद की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस बढ़ाऊं, और कैसे लोगों को मदद करूं उनकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए। बहुत बड़ी बात कही है कि मॉडलिटी चाहे कोई भी हो, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि लोगों की जिंदगी से अंधेरे को दूर किया जाए। जब मकसद क्लियर हो तो दोस्तों ये साफ हो जाता है रास्ता आप क्लियर, बाकी जो तकनीक कहीं, जो तरीके कहीं, वो आप आसानी से जान पाते हैं। तो ये हमने विनय जी के जीवन से एक बात यहाँ पे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं कि आपका मकसद है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप जीवन से चाहते क्या। अक्सर हमने इसी बात में भूले रहते हैं कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर इनका बिल्कुल क्लियर था कि इन्हें जीवन में चाहिए क्या। दूसरी बात, इन्होंने विश्वास किया। मुझे लगता है बड़ी बात है कि विश्वास का, और जैसे ये बार में इन्होंने कहा भी, इन्होंने बार बार जो दोहरा रहे हैं कि विश्वास का बल लेकर, आशाओं के फल लेकर जीवन रण को सज्ज हूं, बाधाओं की हल लेकर। जब आप विश्वास अपने साथ ले लेते हैं तो आप तमाम बाधाओं को पार करते हुए आप निकल पड़ते हैं उस सफर पे, जिसे कहते हैं विजय का सफर। विजय का सफर आगे विनय जी का कैसा रहा ये जानते हैं हम, और अगला सवाल विनय जी से लेते हैं। तो विनय जी, जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आती हैं। तो आपको कुछ ऐसी परेशानियां रही होगी जिन्होंने रोकने की कोशिश की होगी, टोकने की कोशिश की होगी, टालने की कोशिश की होगी, क्या रहा ऐसा जिंदगी में आपकी? शुरुआत से कहूँ तो 2005 में मेरा सीए हुआ। सीए में सिर्फ 2% रिजल्ट लगते हैं, और उसके साथ मैंने ये सब चीज़ें शुरू की थी, और ये जर्नी थी मेरे खुद के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये लोगों को उसको हेल्प करने शुरू कर दिया था। लेकिन शुरुआत में लोगों को लगता था कि क्या ये सच है, क्या इससे हमारे जीवन में फर्क पड़ सकता है। और लकीली मुझे ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती गई, ऐसी कुछ चीजें होती गई कि लोगों को वो एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन की आज की दुनिया में कमी नहीं है।
लेकिन अगर आप अनुभव करते हो उसी चीज को, जब आप में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होता है, वैसा देखा जाओ तो मुझे सच में कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि पूरा यूनिवर्स है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरी चीजें आज तक भी बहुत ही आसानी से हो रही है। लेकिन जो भी चीजें आई मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। शायद मैं जिस मॉडलिटी में ट्रेन हूँ और लोगों को ट्रेन करता हूँ, मैं वहां पे वही सोचता हूँ व्हाट इज अ गिफ्ट इन दिस सिचुएशन। अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो और क्या बेहतर हो सकता है, शायद इसमें क्या बेहतर गिफ्ट है, और क्या पॉसिबिलिटीज है, और क्या संभावनाएं है। तो इसके वजह से मेरा सफर बहुत, दिक्कतें मुझे लगी नहीं कि वो दिक्कतें है। सारी की दिक्कतें सिर्फ सोचने की है दोस्तों। अगर आप सोच लेते हैं दिक्कत है तो दिक्कत है, हो गया। परेशानियां सिर्फ सोचने की बात है। सोचा तो परेशान है, नहीं सोचा तो आप बिल्कुल सारी जिंदगी आसान है। जो आपदाओं में अवसर ढूंढ ले उसे इंसान कहते हैं और उन्हें विजेता कहा जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल और भी आ रहा है विनय जी, आप सीए हैं। और सीए मतलब कैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिक्स, मतलब कि आप 0 पॉइंट मतलब 0.01 वाली से बात करते हैं ना, तो वहां पर भी थोड़ी सी गणना में दिक्कत हुई तो सारी चीजें फिर से मिलानी पड़ती हैं। दूसरी तरफ आप काम करते हैं मॉडलिटी के साथ में, जहाँ पे सिर्फ विश्वास है, सिर्फ संभावना है, एक मोटिवेशन है और एक भरोसा है जो कि आपको जताना पड़ता है खुद पर और जताना आपके जो क्लाइंट जो आ रहे हैं उनके ऊपर। तो दोनों बिल्कुल विपरीत, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो दोनों ध्रुवों में संतुलन कैसे साधते हैं? सुनील जी, इसी को बोलते हैं पोलैरिटी। मैं इसको एक दूसरा रेफरेंस देता हूँ। जैसे हम लोग अगर पृथ्वी देखते हैं, आप नॉर्थ और साउथ पोल की बात की, तो पृथ्वी के भी दो एक्सट्रीम जो है, जैसे दिन और रात है, नॉर्थ और साउथ है, वैसे ये दो चीजें हैं। लेकिन मनुष्य इतना पावरफुल प्राणी है, हमें आजकल के जो गैजेट्स है उसको देख के लगता है ये एडवांस है। ये गलत है, हम सबसे बड़े एडवांस है, क्योंकि हमारे जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है, हमारे अंदर इस प्रकार की जो प्रणाली है, उसे अगर हम लोग जागरूक करें तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो कैलकुलेटिव होता है, वो लॉजिकल होता है, और आपका जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव होता है। सो मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होती गई, मैं कुछ ऐसे अभ्यास करते गया कि मेरा लेफ्ट और राइट ब्रेन पहले से ही एक्टिव था, तो मेरा अच्छा। क्रिएशन भी बहुत अच्छा था। और हम्म। ये दोनों चीजों को मैं बहुत अच्छी तरह से कर पा रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि मेरा जो कॉर्पोरेट लाइफ है 18 साल का, जहां पे मैं ऑडिट करता था, रिस्क मैनेजमेंट करता था, अ, वो उसी ने मुझे कहीं ना कहीं पे डिसिप्लिन में लेके आया है। करेक्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं गलतियों को ढूंढना गलत नहीं है, शुरुआत सिर्फ खुद से होनी चाहिए। तो ये अगर जब आपके पास अवेयरनेस हो कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, आप अगर सॉल्यूशन के साथ अगर जाते हो रादर देन ओनली पिन पॉइंटिंग, तो आप बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो लोगों के जीवन में। बहुत खूब कही ये बात कि अगर आप नेक नीयत के साथ में आगे बढ़ते हैं तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर विनय जी की बातों में एक बात और भी आ रही है कि आपके ब्रेन को लेकर जो साइंटिफिकली उन्होंने समझाया कि लेफ्ट और राइट वाली जो बात कही है कि वो अलग अलग चीजें हैं, आपको दोनों को साथ लेके चलना है। हम अक्सर एक तरफ ढल जाते हैं, कभी लेफ्ट की तरफ होते हैं तो कभी राइट की तरफ होते हैं। समता की तरफ आइए, आप देखें कि आप बेहतर कर पाएंगे और विनय जी की तरह हर तरह जैसे 360 डायमेंशन कहते हैं उसके अंदर काम कर पाएंगे। विनय जी, हर एक सफलता के अंदर आपके साथ कुछ न कुछ लोग जुड़े होते हैं जो आपको साथ देते हैं जबकि आपको लगता है कि यार थोड़ा मुश्किल है। जीवन में कौन कौन लोग हैं जिनको आप श्रेय देना चाहेंगे सफलता? जैसे मैंने बताया, मेरे माता पिता, मेरे जो क्लोज फैमिली है, मेरे भाई है, मेरी सिस्टर है, और सबसे अच्छा अगर मैं बताऊंगा तो मेरे जो मामा है, मैटरनल अंकल। क्योंकि जब तक मैं खुद कमा नहीं पा रहा था, तभी कहीं ना कहीं पे उन्होंने वो सपोर्ट किया, उन्होंने जो इंस्पिरेशन दिया, कहीं ना कहीं पे उनको देख के मुझे लगा नहीं, हमें कुछ क्वालिफिकेशन भी बढ़ाना चाहिए। तो उनको आई एम ग्रेटफुल फॉर देम, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप किसी को देख के आपका मन प्रभावित होता है। तो उन्होंने वो बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मेरे एजुकेशन में सपोर्ट करके, मेंटली इमोशनली सपोर्ट करके। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और वो हर एक इंसान, शायद मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे साथ थे, उनका मुझे सच में साथ मिला। प्रकृति से मेरा बहुत गहरा संबंध है। जो मेरे आजू बाजू में मेरे पेट्स थे, मेरे जो एनिमल्स है, उनसे भी मेरा बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्डअप होते गया। तो मैं सच में इनके लिए ग्रेटफुल हूँ, और ग्रेटफुल रहूंगा। बहुत सुंदर बात है कि आप जिस तरह से उन सभी लोगों के प्रति सम्मान जाहिर कर रहे हैं, प्रणाम जाहिर कर रहे हैं, वो वंदनीय है।
आपकी बातें सुनकर मुझे शिव मंगल सिंह सुमन साहब हैं, उनकी चंद पंक्तियां याद आती हैं। वो फरमाते हैं कि जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस उसराही को धन्यवाद, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता है पथ पर मेल कहीं, सीमित पग डग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं दुख सुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस उसराही को धन्यवाद। तो आप जिस तरह धन्यवाद दे रहे हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास में आता हूं मैं लेके कि विनय जी, एक सवाल ये भी मैं जानना चाह रहा हूं कि आप जिस तरह से काम करते हैं, बहुत सारी मॉडलिटीज आप अपनी काम करनी शुरू करते हैं, आपको कौन सा लगता है कि ये मॉडलिटी में काम करना आपको ज्यादा सुहाता है या फिर ये लोगों को इससे ज्यादा फायदा मिलता है? फाउंड भी ये देखिए और विदाएं हुई। देखिए, कोई भी मॉडलिटी हो, मेरा अप्रोच ये होता है कि लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ना कि डिपेंडेंट बनाया जाए। मैं शुरुआत ही लोगों से ये करता हूँ कि आप कम भाग्यवान या ज़्यादा भाग्यवान नहीं हो। आप मुश्किलों में हो, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हीन-दीन हो। सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आई है और उसको अगर मैं सही करूँ, तो आप भी उतने ही भाग्यवान बनोगे, जितना इस दुनिया का कोई दूसरा इंसान हो सके। सो मेरी कोशिश यही रहती है टू एम्पावर द पीपल, और मैं इन मॉडलिटी का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें से जो हर मॉडलिटी में से जो अच्छी चीज है उसको यूज करता हूँ, लोगों को उनको जो जरूरत है उसको देखते हुए। जी जी जी, बड़ी बात है कि जो व्यक्ति पर निर्धारित करता है कि किसके लिए कौन सी चीज सही रहेगी। तो यानी सारी सारी चीजों में यहाँ पर विनय जी बहुत ही विनम्रता के साथ के अंदर अपने, जो मुझे लग रहा है कि जो नाम उसे सार्थक करते हुए कह रहे हैं बड़े विनीत भाव से कि मैं तमाम चीजों को सिर माथे रखता हूँ, लेकिन ये देखता हूँ कि यहाँ पर प्रायिकता किसकी है, प्राथमिकता किसकी है। किसी को प्रथम या द्वितीय नहीं कहते हैं, ये आवश्यकता की बात करते हैं, जरूरत की बात करते हैं, सभी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वर्तमान में और किस व्यक्ति के साथ में किसको साधा जाए, किस कौन सी मॉडलिटी को लिया जाए, ये उस व्यक्ति और उस काल देश और परिस्थिति और व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। विनय जी, आपकी जो फील्ड की बात करें और अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर आ गए, तो आप अन्य लोगों से खुद को कैसे भिन्न पाते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैं उनको ये नहीं बताता हूँ कि मैं कोई इसमें एक्सपर्ट हूँ, या मैं सिर्फ ये बताता हूँ उनको, मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस देना, और पहली बात मैं ये समझता हूँ कि वो इंसान मुझे जीवन भर कभी भी ना मिले, लेकिन मैं कुछ ऐसे प्रभाव उनके ऊपर डालूं, जिस चीज के लिए आया है उसके सबकॉन्शियस लेवल पे मैं चेंजेस लेके जाऊं, तो उस वो जो बदलाव के लिए आया है वो बदलाव को वो महसूस कर पाए। मैं खुद को अलग इस तरह से मानता हूँ कि मैं लोगों को एम्पावर करता हूँ, उनको इंडिपेंडेंट बनाता हूँ, क्योंकि हर इंसान पावरफुल है, हर इंसान में वो ताकत है, लेकिन वो स्पार्क, उसको वो जागरूकता नहीं है। तो अगर आप किसी के जागरूकता, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हो, तो वो अपने आप उस लेवल पे आ जाता है। मैं 3 ही चीजें सिखाता हूँ: अवेयरनेस, अलाइनमेंट एंड अबंडेंस। अवेयरनेस वो है कि जागरूकता हम कौन है, ये यूनिवर्स कैसा काम करता है, उसको समझना जरूरी है। इस यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ हम खुद को अलाइन कैसे कर सकते हैं। और तीसरा है अबंडेंस। अबंडेंस सिर्फ पैसों का नहीं होता है, अबंडेंस विचारों का होता है, आपके खुशी का होता है। और अगर आप उस शक्ति को मानते हो, अगर आप जिंदा हो, तो आप में जो शक्ति है उसकी ग्रोथ ही होनी चाहिए। तो हर जगह पे आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, सक्सेस हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। जी सुनील जी, मैंने आपने एक जो लास्ट प्रश्न पूछा था, और मैंने 2 लोगों के नाम नहीं लिए हैं जो मेरे लाइफ में बहुत अहम भूमिका कर रहे हैं। एक है मेरी पत्नी आकांक्षा, और दूसरा है चैतन्य। क्योंकि जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, क्योंकि वीकडेज पे मेरा ऑफिस का काम होता है, वीकेंड्स पे मैं प्रोग्राम्स करता हूँ ज़्यादातर के। वो समझते हैं मुझे, मेरे प्रोग्राम में सपोर्ट करते हैं, अटेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, डिस्कस करते हैं मेरे से। तो मैं एंजॉय करता हूँ, एंड आई एम लकी टू हैव सच अ लाइफ पार्टनर। और इतना अच्छा जो मेरा लड़का है, जो अभी से 12 साल का है, लेकिन अभी भी वो मुझे हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। सो आई एम बड़ी बात। ग्रेटफुल फॉर देम एज वेल। आपकी अर्धांगिनी हैं, जो आपके बेटर हाफ हैं, वो आपको और बेटर बनाती हैं, ये बात भी आपको और बेटर बना रही होती। अच्छा, एक बात और भी बात कर रहा हूँ कि आप साउंड फ्रिक्वेंसी हीलर के तौर पर भी काम करते हैं, क्या है ये चीज़? इसके बारे में जानना चाहेंगे।
साउंड फ्रीक्वेंसी रूप वेद में हठयोग प्रदीपिका में भी लिखा है कि अगर कोई योगी नाद पे 15 दिन भी काम करता है, उसके साथ जुड़ता है, तो वो एक अलग अवस्था में पहुंच जाता है, उसके सब दुख विलीन हो जाते हैं। सो ये नाद ब्रह्म है। साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग के अलग अलग लेवल से मैं एडवांस लेवल पे काम करता हूँ, कुछ रिसर्च किया है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम बीटा स्टेट पे है, कुछ कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है उससे कुछ ध्वनि क्रिएट की जाती है और वो ध्वनि आप में कंपन क्रिएट करती है। अगर आप जो लाइफ में चाहते हो वो एक लेवल पे है, तो ये जो ध्वनि है, जो फोकस, हम लोग उसको बोलते हैं फोकस साउंड, सेक्रेट साउंड, जो आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है उसको बढ़ाता है। और मेरे मॉडलिटी में 80% आई एम यूजिंग साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग। मैं साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग का बहुत बेहतर वे से उपयोग करता हूँ लोगों को थीटा स्टेट में लेके जाने के लिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो प्रोग्रामिंग है, उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही बेहतर जरिया है। शर्त यही है कि आपको उस फ्रीक्वेंसी की जानकारी होनी चाहिए, आपको उसका सही ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज वो सिर्फ रिलैक्सेशन पे लोग सीमित रखते हैं, लेकिन साउंड फ्रीक्वेंसी बहुत बेहतर चीज है। विदेशों में इसको इंस्टेड ऑफ, अभी मेडिकल साइंस में भी उसको यूज किया जाता है यूजिंग अल्ट्रासाउंड। कुछ ऐसे जो जटिल ऑपरेशंस है साउंड से बहुत सरलता से हो रहे हैं। साउंड में एक कंसेप्ट है साइमेटिक, साउंड क्रिएट्स फॉर्म्स। मैंने बहुत बार ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैंने एक फ्लावर की फ्रीक्वेंसी को प्ले किया है और वहां पे फ्लावर की आकृति क्रिएट हो गई है। तो आप समझिए कि इस विश्व में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। अगर आप खुश हो तो उसके पीछे खुशी की फ्रीक्वेंसी है, अगर आप दुखी हो तो आप दुखी की फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर रहे हो और वही सिग्नल आप ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। तो साउंड हीलिंग अलग नहीं है, हम दिन रात उसको जी रहे हैं। अगर आप खुशी से गाना गा रहे हो तो आप खुशी की फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर रहे हो। आप किसी को दोष दे रहे हो या अपने पास में अटके पड़े हो तो आपका सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी से डाउन हो रहा है। मैं यही चीजें लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से सेशंस में सिखाता हूँ ताकि उनका जीवन बेहतर हो पाए। बड़ी बात है। नहीं, जो भी आवृत्तियाँ, जो फ्रीक्वेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमें आसपास मिलती हैं, वो हमारे रिस्पॉन्सेज का ही परिणाम होती हैं कि हम चीज़ों के प्रति प्रतिक्रियाएं कैसे जाहिर कर रहे हैं। अगर हम अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अच्छी फ्रीक्वेंसीज को रिलीज करें, तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छा कर पाएंगे। तो यानी ये विनय जी के शब्दों को अगर हम थोड़ा और गहराई समझते हैं, तो अब हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ध्यान देना होगा। हमें बोलने चालने के लहजे की बात करूँ तो मुझे लगता है क्यों विनय जी, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से किस सुर में बात कर रहे हैं। क्या शायद इसीलिए जो सिंगर्स लोग हैं वो बड़े ही मधुर होते हैं, शालीन तरह के नजर आते हैं, बहुत नफासत से चलते। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, मैं आपसे सहमत हूँ। सिर्फ बोलने से नहीं, आपके सोचने से भी वाइब्रेशंस आपके इम्पैक्ट होते हैं। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स ऑन वाइब्रेशंस। सो मेरे पास पूरी लिस्ट है ऐसी क्या चीजें हैं जिससे आपके वाइब्रेशंस बढ़ते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपके वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। आप जब नेचर में ज्यादा रहते हो, आप खुद का ध्यान रखते हो, आप मेडिटेशन योगा करते हो, आप हंसते रहते हो, तो आपके वाइब्रेशंस हाई होते हैं। भले आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप अगर परेशानी में हो तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको खुश होने की, क्योंकि आपको उस सिचुएशन में बाहर सिर्फ आपकी वही फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है। आप जब ग्रेटिट्यूड में होते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जी, 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 बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ समय की जो सुइयाँ हैं वो टिक-टिक करके बड़ी तेज़ी से दौड़ती जा रही है। मैं बहुत सारे सवाल लेना चाह रहा हूँ, तो एक सवाल तो मैं यहाँ पे ले ही लेता हूँ, बाकी फिर समय की बात है। कि आपके और क्या-क्या प्लान हैं? मैं देख रहा हूँ बहुत सारा काम आप कर चुके हैं। आपके मेरे सामने फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो में जो चल रहे हैं, वो बहुत सारी बातों को यहाँ पे आपके दिखा रहे हैं। आप अलग-अलग सेमिनार्स ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, साउंड का काम कर रहे हैं, और भी चीज़ें कर रहे हैं। क्या प्लानिंग आपने भविष्य के लिए सोच रखी है? सुनील जी देखिए, मेरा एक मकसद है, जो दिख रहा है वो प्रोजेक्शन है और जो नहीं दिख रहा है वो प्रोजेक्टर है, क्रिएटर है, वो रियलिटी है। ये जो शरीर है उसके सिवा साइंटिफिकली मैं ये लोगों को बताता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर आपको काम करना है, चाहे वो आपके सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो आपके विचार हो, चाहे वो आपके इमोशंस हो। और मैं लोगों को इतना 100% बताता हूं कि अगर आप इसके ऊपर काम करो तो आपका जीवन जरूर बेहतर होगा। मैं चाहता हूं कि मैं स्कूल्स में जाऊं, यूनिवर्सिटीज में जाऊं और लोगों को इसकी रियल स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान है वो होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर नॉलेज है और ये यूनिवर्सल है।
ये हर एक को एप्लीकेबल होगा। अभी मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ 12 तारीख को, मेरे यूएस में प्रोग्राम्स है, मेरे दुबई में अभी प्रोग्राम्स है, मैं इसी मंथ जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक मैं अंधजन मंडल, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए काम कर चुका हूँ, जो दिव्यांग है उनके लिए काम कर चुका हूँ, वृद्धाश्रम है उनके लिए काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको और बेहतर वे से लेके जाना चाहता हूँ। मैं पुलिस फोर्स, यहाँ तक कि मैंने अलीबाग के प्रिजनर्स को भी कांटेक्ट किया था कि मैं उनको कुछ सेशंस देना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी मेंटलिटी से बाहर आ पाए, कुछ बहुत बेहतर कर पाए। और मेरा फोकस अभी बच्चों के ऊपर है। मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना चाहता हूँ ताकि वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन में ना आए, अपने मकसद को बहुत अच्छी तरह से हासिल कर पाए, खुशी से, आसानी से। प्रणाम करता हूँ आपकी सोच को कि आप जो जहाँ दर्द में नज़र आ रहा है, आपके विचारों में आ रहा है, उन सब के दर्द को मिटा देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सोच है आपकी कि जब आप किसी दूसरे के दर्द को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आप महान बनने की तरफ हो सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो ज़िंदगी शायद इसी तरह से है कि वो अशफाक आमिर का शेर है कि शहर खुशी का बस्ता देखें, जिसमें सबको हँसता देखें। तो शायद सबको हँसता देखने की ख्वाहिश लिए विनय पिसद साहब हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम का समय हो चुका है, बस जाते-जाते अब एक संदेश के लिए समय बचा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भविष्य में देखेंगे? सुनील जी, मेरे दृष्टिकोण से पुण्य का अर्थ वो है कुछ ऐसी कमाई करो जो आप मृत्यु के बाद भी ले जा सको अपने साथ। तो मैं यही दर्शकों को बताऊंगा कि अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को हाई रखो। उस दिन सोचो, जब आप आखिरी सांस लोगे उस वक्त आपके मन में क्या होना चाहिए, आपके दिल में क्या होना चाहिए, वही कार्य अभी से करना चालू करो, क्योंकि वो दिन हमें पता नहीं है, वो आज आएगा, कल आएगा या 10 साल के बाद आएगा। सो वो पुण्य की कमाई आप जरूर करो जो आप आपके साथ ले जा पाओ, और लोगों को हेल्प करो, किसी को दुख दर्द ना दो। हम कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। खुशी से रहो, क्योंकि आपके सिर्फ खुश रहने से भी आप पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस फैला रहे हो। सिर्फ आपके खुश रहने से, आपका खुद का भला करने से आप लोगों के ऊपर उपकार कर रहे हो, क्योंकि आप वो हंसी खुशी के वाइब्रेशंस, संपन्नता के वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में फैला रहे हो। सो खुश रहो, खुद का ध्यान रखो और आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बहुत हाई लेवल पे रखो। बड़ी बात है। बहुत-बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि सब खुश रहें, सब आबाद रहें और फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखिए। ये कहना है विनय पिसद साहब का। विनय जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः-पुनः बहुत-बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ आपको WHPA 2024 सम्मान के लिए। और उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप भविष्य के अंदर नित नए कीर्तिमानों को छुएँगे, नए अवार्ड्स से आप यूँ नवाजे जाते रहेंगे। लेकिन आज बस सिर्फ कार्यक्रम में समय सीमा है, जानना बहुत कुछ चाहता हूँ। पुनः ज़रूर मिलूँगा आपसे इस मंच के ऊपर, इसी आस्था और विश्वास के साथ आज आज्ञा चाहूँगा। अभिनंदन, आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।